वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा 4th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझाया था। मैंने आपको बताया था कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और फिर मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस में समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड the amount of work done in moving unit positive charge from one point to another point is called as potential difference। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की कथित परिभाषा हो गई, जो आपकी बुक्स में मेंशन रहता है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, इसी लैंग्वेज में लिखना है। लेकिन अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या है पोटेंशियल का डिफरेंस, कैसे है, कितना है, कौन इसको मेंटेन कर रहा है। इन सारी बातों को हम स्टडी करेंगे एक एनालॉजी से। हम ये एनालॉजी उठाते हैं फ्लूइड्स का। आप सपोज करिए ये कोई कंटेनर है, ये दो कंटेनर्स हैं। इन दोनों कंटेनर्स में सपोज करिए ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी है। कंटेनर ए और कंटेनर बी में आप देखिए यहाँ पर हमने कंटेनर ए में यहाँ तक पानी भर रखा है। क्या भर रखा है? पानी। और कंटेनर बी में सपोज करिए हमने यहाँ तक पानी भरा है। दोनों में पानी भरा हुआ है। हम दोनों कंटेनर्स को एक पाइप से जोड़ देते हैं। ये देखिए हमने दोनों कंटेनर्स को एक पाइप से जोड़ दिया। इस कंटेनर में पानी हाइयर लेवल ऑफ वाटर पर है। इस कंटेनर का लेवल ऑफ वाटर हाइयर लेवल कहलाएगा और इस कंटेनर में पानी लोअर लेवल पर है। आप सभी जानते हैं कि अगर इन दोनों कंटेनर्स को एक पाइप से जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? इस हाइयर लेवल के कंटेनर से लोअर लेवल के कंटेनर में पानी जाना शुरू हो जाएगा, राइट? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि यहाँ से पानी इस पे चढ़े? इज इट पॉसिबल? अगर हमने सपोज यहाँ तक पानी भर रखा है, ये लोअर लेवल ऑफ वाटर है, ये हायर लेवल ऑफ वाटर है, तो इज इट पॉसिबल कि लोअर लेवल से पानी हायर लेवल पर चढ़ जाए? ऐसा नहीं हो सकता। हम सभी जानते हैं कि पानी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ही बढ़ेगा। और कब तक बढ़ेगा? कब तक इस पाइप से पानी चलता रहेगा? इस पाइप से पानी कब तक फ्लो करता रहेगा? अगर आप सोचेंगे, अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो बहुत सिंपल है। दो बॉटल को आप इस तरीके से एक बॉटल में ज़्यादा पानी, एक बॉटल में कम पानी करके एक छोटे से पाइप से कनेक्ट करके देखिए आप कि कब तक उस छोटे से पाइप से पानी गुजरेगा। आपको आंसर मिलेगा कि जब तक इन दोनों कंटेनर्स के पानी का लेवल एकदम बराबर ना हो जाए तब तक पानी इस कनेक्टिंग पाइप से चलता रहेगा, राइट? इस कनेक्टिंग पाइप से पानी तभी तक चलेगा जब तक इस लेवल के वाटर और इस लेवल का वाटर सिमिलर ना हो जाए। मीन्स हमेशा फ्लूइड हाइयर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ही जाता है। आप अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी हाइयर टू लोअर जाता है, टेम्परेचर भी हाइयर टू लोअर जाता है, राइट? लगभग जितनी भी आप फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे वो हाइयर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ही जाएगा, ठीक है? हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर भी हमने बड़ा ही प्रॉपरली इस बात को देखा। अब हम क्या करने वाले हैं, इस एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को अपनी इलेक्ट्रिसिटी में लगा करके देखें कि क्या होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। हमने दो कंडक्टर्स लिए, ये कंडक्टर ए है और ये कंडक्टर बी है, ठीक? कंडक्टर ए हाइयर पोटेंशियल पर है, कंडक्टर ए हाइयर पोटेंशियल पर है। आपको मैं बता दूं कि हाइयर पोटेंशियल का मतलब होता है एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइयर पोटेंशियल का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कंडक्टर बी है जो लोअर पोटेंशियल पर है। लोअर पोटेंशियल माने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ये दो कंडक्टर्स थे। इन दोनों कंडक्टर्स को बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पानी में किया था, इन दोनों को हम किसी मेटालिक वायर से जोड़ देते हैं। हमने क्या किया, इन दोनों को एक मेटालिक वायर से
जोड़ दिया। दिस इज अ मेटालिक वायर एंड दीज आर टू कंडक्टर्स, वन एट हायर पोटेंशियल एंड अदर एट लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माने इसके पास प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होंगे, इसके पास प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे। दे हैव एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोअर पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो लोअर पोटेंशियल के पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे। मैंने कहा लोअर पोटेंशियल माने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन्स। आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मोबाइल कौन होता है। मोबाइल मीन्स जो चल सकता है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में मोबाइल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मोबाइल नहीं होता, प्रोटॉन नहीं चल सकता। अब आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, यहाँ प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, यहाँ प्रोटॉन की संख्या कम है। तो अब इस कंडीशन में मोबाइल तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, माने अगर हम कॉन्सेंट्रेशन देखें यहाँ पर मोबिलिटी की, मोबिलिटी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पास है, प्रोटॉन्स के पास नहीं है। माने हम प्रोटॉन्स को देखें ही ना तो हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है। और जैसा कि हमको पता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मोशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज़्यादा थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम थे, तो झट से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चल पड़ेंगे इस दिशा में। कब तक चलते रहेंगे? जब तक इन दोनों कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन्स बी कंडक्टर से ए कंडक्टर की तरफ जाते रहेंगे। मीन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मोशन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स तो चल ही नहीं सकते। अगर प्रोटॉन्स चल रहे थे तो बड़ा ही आसान सा हायर से लोअर की तरफ प्रोटॉन जाता और कॉन्सेंट्रेशन इक्वल कर देता, लेकिन प्रोटॉन तो चलता नहीं है, चलता तो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से बी कंडक्टर से ए कंडक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू हो गए। अब आप खुद सोचिए कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इस दिशा में चल रहे हैं तो करंट किस दिशा में चलेगी? क्योंकि करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे लिए ये बड़ा ही अंडरस्टूड सा मामला है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, करंट भी उसी दिशा में फ्लो करनी चाहिए। अब करंट की दिशा क्या दिख रही है? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जब हम इसको इस तरीके से स्टडी करने लगे तो हमें बहुत परेशानी क्या हुई कि लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कहाँ मोशन होता है? मोशन तो हायर टू लोअर होता है। अगर हम इस प्रोसेस को मान लेते हैं, ऑथेंटिक मान लेते हैं, तो हमको ये भी मानना पड़ेगा कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। दैट इज नॉट कंसिडरेबल इन द प्रोसेस ऑफ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी के कॉन्सेप्ट में हायर टू लोअर ही मोशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बह सकता है उसे फ्लूइड बोलते हैं। व्हाट इज फ्लूइड? एनीथिंग दैट हैव टेंडेंसी टू फ्लो। तो यहाँ पर चार्जेस बह सकते हैं। अगर चार्जेस बह सकते हैं तो वो भी फ्लूइड्स के ही तो कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। एनीथिंग दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। और यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो, सो इलेक्ट्रॉन्स आर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइडिटी। बट हियर electrons are not following the rules, the basic rule of fluidity. और basic rule of fluidity क्या होता है? Higher to lower concentration में fluid बहता है। यहाँ तो मामला उल्टा है, यहाँ तो lower से higher concentration में बह रहा है। तो अगर हम इस बात को मान लेते हैं तो हमारी fluidity का concept गलत सिद्ध हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें इस concept को मानते हुए अपनी electricity को study करना है। और हम इनके नाम को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत पहले ही इसका नामकरण हो चुका था कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भाई हम हायर पोटेंशियल ही बोलेंगे और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोअर पोटेंशियल ही बोलेंगे। हम इसको नहीं चेंज कर सकते। इसको चेंज करना माने ऑनर किलिंग हो जाना उस व्यक्ति की जिसने काफ़ी पुराने समय पर हायर और लोअर पोटेंशियल का नामकरण किया था। अब आज जब आपको ये बात पता चली तो आप इसको पलट नहीं सकते, आपको इसी नाम के साथ इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना होगा। तो अब हम क्या करें? बड़ी दुविधा आ गई। हम लोअर से हायर की तरफ करंट को फ्लो करा रहे हैं। अगर ऐसा मान लेते हैं
फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं भैया इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा है, ये तो ट्रू है, हम मान लेते हैं कि करंट इस तरफ चल रही है, ये हमने मान रखा है। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कहाँ हो सकता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे बह रहे हो और पानी का डायरेक्शन इधर, ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, इसको कंसिडर कर लिया। ऐसा करने से हमारे लॉ ऑफ फ्लूइडिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारी लॉ ऑफ फ्लूइडिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम इलेक्ट्रिसिटी को भी आराम से स्टडी कर लेंगे। तो हमने क्या देखा कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहा है उस दिशा में जो करंट बह रही है उसे हम ट्रू करंट कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रू करंट। ये सच्ची करंट है, जो फैक्ट है। लेकिन इस फैक्ट को ना मानकर हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वेंशनल करंट को पढ़ते हैं। एंड कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल, परंपरागत। तो ये करंट की जो डायरेक्शन है ये कंसीडर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट है। दिस इज द कंसीडर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट। आप हर जगह देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज नॉट राइट। ट्रू करंट ऑलवेज फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and opposite to the direction of electrons, then what it is conventional current. It is conventional current. तो एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट हमारी परंपरागत करंट है जिसे हमने अज्यूम किया है ताकि हमारी फ्लूइडिटी के कॉन्सेप्ट को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन भी बह जाए और हमें नाम भी ना चेंज करना पड़े और हम ये भी बता दें कि ये कन्वेंशनल करंट है, जहाँ हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जो बह रही है उसे हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ये मान लिया है हमने, मगर ट्रू करंट तो हमेशा लोअर टू हायर ही बहेगी। So what is the direction of conventional current? Conventional current is flow of current opposite to the direction of electric charges. तो ये था हमारा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। अभी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है। अभी जरा ध्यान से देखिएगा कि इस पाइप से पानी कब तक बहेगा। इस पाइप से पानी तभी तक बहेगा जब तक दोनों के लेवल्स इक्वल ना हो जाए। माने दोनों के लेवल इक्वल हो गया तो यहाँ से पानी बहना बंद हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही इक्वल हो जाएंगे वैसे ही इस मेटालिक वायर से इलेक्ट्रॉन्स बहना बंद हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स बहना बंद हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी तो बंद हो जाएगी ना, बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब तक है तभी तक इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब हम चाहते हैं कि इस पाइप से, इस मेटालिक वायर से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स चलता भी रहे। ये कैसे हो सकता है? माने कि जरा ऊपर देखिए, हम चाह रहे हैं कि इस पाइप से लगातार पानी बहता रहे, इस कंटेनर से इस कंटेनर में भरता रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हम चाहते हैं कि इस पाइप में लगातार पानी बहे तो हम क्या करें? कोई सोच सकता है? बड़ा ही आसान सा आंसर है। यहाँ से पानी भरते रहेंगे और यहाँ से पानी निकालते रहेंगे, यहाँ से पानी निकालते रहेंगे, है ना? यहाँ से पानी निकालते रहिए, यहाँ से पानी भरते रहिए, तो इस बीच वाले पाइप से हमेशा पानी बहता रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों लेवल्स को हम कभी बराबर होने ही नहीं दे रहे हैं ना। इन दोनों लेवल्स को बराबर होने ही नहीं दे रहे। इस तरफ पानी भरते जा रहे हैं, माने इस तरफ के लेवल को हायर लेवल पर मेंटेन रखा है हमने, और इस तरफ से पानी निकालते जा रहे हैं, माने इस तरफ के लेवल को लोअर लेवल पर मेंटेन कर रखा है हमने। तो इस पाइप से पानी हमेशा बहता रहेगा, निरंतर बहता रहेगा, राइट? अब यहाँ पर वही काम हमको करना है, माने हमको इस कंडक्टर को हायर पोटेंशियल पर मेंटेन रखना है और इस कंडक्टर को लोअर पोटेंशियल पर मेंटेन रखना है। अब क्या करें? ऐसा काम करने के लिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं सेल या बैटरी से। ये हमारा सेल है। सेल का आप देख सकते हैं ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक? तो ये जो सेल होता है, सेल कह लीजिए चाहे बैटरी कह लीजिए, ये सेल क्या करता है? एक कंडक्टर के पोटेंशियल को हमेशा हायर पर सेट किए रहता है, माने इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी बरकरार रहती है इस सेल की वजह से, और बी कंडक्टर को हमेशा लोअर पोटेंशियल पर मेंटेन रखता है। मीन्स बी पोटेंशियल में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन
हमेशा बरकरार रहता है और ये काम करता है बैटरी या सेल। तो बैटरी क्या कर रहा है, इन दोनों के पोटेंशियल्स के डिफरेंस को बराबर होने ही नहीं दे रहा, बल्कि बराबर होने से रोक रहा है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल अगर बराबर हो गया तो इस मेटालिक वायर से करंट बहना बंद हो जाएगी। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट तभी तक बहेगी जब तक पोटेंशियल्स में डिफरेंस मेंटेन रहेगा, और पोटेंशियल के डिफरेंस को मेंटेन कौन कर रहा है, बैटरी या सेल। अब बैटरी या सेल का प्रोसेस क्या है, फिनोमेना क्या है, ये तो बहुत आसान, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक सेल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड एक कैथोड, एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है उसके अंदर। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रोलिसिस करता रहता है। एक प्लेट को हमेशा पॉजिटिव प्लेट, एक प्लेट को हमेशा नेगेटिव प्लेट बनाए रहता है, राइट। तो पॉजिटिव प्लेट हमने इधर जोड़ दी, नेगेटिव प्लेट हमने इधर जोड़ दी। अब पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचता रहेगा अपनी तरफ, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और नेगेटिव प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देता रहेगा। तो इस टर्मिनल माने हमारे सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ने एक कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को खींचा, क्योंकि पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट्स नेगेटिव, तो इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास केवल प्रोटॉन है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीटेगा, माने इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चलना शुरू हो गए। अब इधर से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस वाले कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कहाँ से, यहाँ से, इसके पास ये नेगेटिव पोटेंशियल है। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा रहा है। देखिए बन गया, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बन गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बन गया माने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बन गया, राइट। अब सोचिए अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हमारे वर्क कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाएगा तो इन दोनों पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कलेक्टेड है वो भी खत्म हो जाएंगे, तो ये इनसे डिमांड करना बंद कर देगा। ये इनके इलेक्ट्रॉन को मांगेगा नहीं, ये इनको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, और ये दोनों क्या करेंगे, अपने कॉन्सेंट्रेशंस को बराबर कर लेंगे, और यहाँ इस मेटालिक वायर से करंट फ्लो करना बंद कर देगी। माने बैटरी जैसे ही मरेगी, बैटरी कब मरेगी, जब उसके इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाएगा, केमिकल रिएक्शंस होना बंद हो जाएंगे। जैसे ही बैटरी की केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएगी, वैसे ही हमारा मेटालिक कंडक्टर करंट को कंडक्ट करना बंद कर देगा, और हमारे तार से करंट बहना बंद हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने वॉच में बैटरी लगाते हैं, ठीक, क्लॉक में आपने बैटरी लगा दिया। अब बैटरी जब आपने लगाया तो आपके क्लॉक के 2 पॉइंट्स पर बैटरी ने क्या किया, पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। कितना डिफरेंस क्रिएट किया, जितने पोटेंशियल की आपने बैटरी लगाई, आपने मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो उस बैटरी ने क्या किया, आपके वॉच में 20 वोल्ट के पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब 20 वोल्ट के पोटेंशियल के डिफरेंस से करंट बहना शुरू हो जाएगी और हमारा क्लॉक चलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी बैटरी वीक होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा क्लॉक धीमा होता जाएगा। जैसे ही हमारी क्लॉक बंद हुई, बंद क्यों हुई, क्योंकि बैटरी मर गई। बैटरी मर गई तो बैटरी ने पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना बंद कर दिया। जैसे पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होना बंद हुआ, दोनों तरफ के पोटेंशियल्स इक्वल हो गए। पोटेंशियल्स इक्वल हो गए तो मेटालिक वायर में माने हमारे क्लॉक में करंट बहना बंद हो गई। अब क्या करेंगे आप, बैटरी हटा दीजिए, दूसरी बैटरी लगा दीजिए, दूसरी बैटरी लगाएंगे, फिर पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और हमारी अप्लायंस वर्क करना शुरू कर देंगे। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी एसेंशियल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपने यहाँ पर जो कुछ भी स्टडी किया, इस स्टडी से मैं आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट लॉ बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप एक बार सोचिए कि इस पाइप से बहुत तेज पानी इस कंटेनर में कब बहेगा। इस पाइप से बहुत तेज पानी इस कंटेनर में तब भरेगा जब इसका लेवल बहुत नीचे और इसका लेवल बहुत ऊपर होगा, राइट। जब इसका लेवल बहुत नीचे और इसका लेवल बहुत ऊपर होगा तो इस कंटेनर में पानी बहुत तेज स्पीड से भरेगा, और जैसे जैसे लेवल्स इक्वल होते जाएंगे, जैसे जैसे लेवल इक्वल होता जाएगा, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ करंट, या आप कह सकते हो करंट के फ्लो जो है
धीमा होता चला जाएगा, और जैसे ही इक्वल के कगार पर आ जाएगा वैसे ही करंट बहना बंद हो जा रही है, राइट। तो अब हम यहीं से एक लॉ निकालने जा रहे हैं। इस लॉ का नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। ओम्स ने क्या कहा? ओम ने कहा कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में, किसी भी मेटालिक कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल का अंतर उतना ज़्यादा फ्लो ऑफ करंट। तो ओम्स लॉ एक्चुअली डील्स विद टू फिजिकल क्वांटिटीज। ओम्स लॉ दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप बताती है। नंबर वन इज पोटेंशियल डिफरेंस, POTENTIAL, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड नंबर टू इज करंट। ओम ने कहा कि पोटेंशियल का डिफरेंस करंट को निर्धारित करता है। मींस किसी भी वायर में करंट कितनी बहेगी? जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप देंगे। मींस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम ने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर the amount of current flowing in conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of conductor. मीन्स जितना ज़्यादा कितनी करंट बहेगी, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इसको देंगे। माने ज़्यादा करंट कब बहेगी? जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा देंगे आप, और कम करंट कब बहेगी? जब पोटेंशियल डिफरेंस कम देंगे आप। अब आप देख सकते हैं कि करंट बढ़ रही है जब PD बढ़ रहा है, करंट घट रही है जब PD घट रहा है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या हुआ? इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप एकदम सीधा संबंध, जिसे हम इंग्लिश में या साइंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यही है हमारा ओम्स लॉ। तो ओम ने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को अगर आप भूलें तो ओम्स लॉ गलत हो जाएगा, बिकॉज ओम्स लॉ डू नॉट फॉलो जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो ओम्स लॉ एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहली लाइन जो आपको ज़रूर लिखनी है वो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं बताऊंगी इसका कारण क्या है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the amount of current flowing through conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of conductor. Means V is directly proportional to I at constant temperature. ये आपका ओम्स लॉ हो गया, राइट। अब आपको जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन इतनी आसानी से तो हटेगा नहीं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन कहता है कि अगर आप मुझे हटाना चाहते हैं तो मेरी जगह एक कांस्टेंट रखिए। तो V जैसे मैंने इसको इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू लगाया, हमको एक कांस्टेंट रखने की जरूरत है। यहाँ पर कांस्टेंट, बिना कांस्टेंट के हम इस इक्वेशन को नहीं लिख सकते। मींस V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स करंट। ठीक, अब ये कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट जब तक नहीं पता चलेगा हमको ओम्स लॉ के बारे में नहीं पता चलेगा। ठीक, तो अब इस कांस्टेंट के बारे में ओम ने कैसे सोचा? कहाँ से आया कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट? ओम ने सोचा कि किसी भी कंडक्टर में, चाहे आप मेटालिक कंडक्टर ही ले लीजिए, किसी भी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होंगे। जैसे आप सपोज करिए मैंने कॉपर का कंडक्टर लिया, कॉपर का एक मेटालिक रॉड ले लिया, कॉपर का एक रॉड ले लिया। अब वो कॉपर का रॉड कॉपर के ही तो एटम्स से बना होगा। अब कॉपर के ही एटम से बना हुआ है तो हर कॉपर के एटम के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स्ड होंगे। माने कि पूरे कॉपर की रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फिक्स्ड है। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फिक्स्ड है, प्रोटॉन्स की संख्या भी फिक्स्ड है। ठीक, अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे उस कॉपर की रॉड में, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन हो रहा था प्रोटॉन्स के साथ। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स वर कंटिन्यूसली कोलाइडिंग विद प्रोटॉन्स। आपको पता है जब दो बॉडीज कोलाइड करते हैं तो एनर्जी में लॉस तो होता ही, राइट। अब चलने के दौरान दे आर कोलाइडिंग विद प्रोटॉन्स। हु आर कोलाइडिंग? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनके मोशन की वजह से कंडक्शन है।
कंडक्शन के दौरान इनका कोलिजन हो रहा था, इस कोलिजन की वजह से ये अपनी ओरिजिनल वेलोसिटी से चल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जितनी बार कोलाइड करेंगे उतनी बार एनर्जी का लॉस होगा। तो ये किस वेलोसिटी से चल रहे थे? ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे थे। इनकी वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी बार कोलाइड करेंगे इनकी एनर्जी में लॉस होगा। तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कोलिजन है, इसकी वजह से करंट को चलने में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, मीन्स बाधा मिल रही है, रुकावट आ रही है करंट को, चार्जेस को चलने में। इस रुकावट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। और ये रेजिस्टेंस फिक्स्ड होगा। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फिक्स्ड है, ठीक। तो ये जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस है हर कंडक्टर के लिए एक निश्चित लंबाई और निश्चित चौड़ाई पर फिक्स्ड होगी। तो ओम ने सोचा कि इससे बेहतर कांस्टेंट तो कोई हो ही नहीं सकता है, तो उन्होंने अपने लॉ में कांस्टेंट का प्रयोग किया जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो ओम ने कहा कि भाई साहब ये वो कांस्टेंट है जो हर मेटल, हर कंडक्टर में हमेशा फिक्स्ड होगा यदि टेम्परेचर को आप फिक्स्ड रखें तो, यदि लंबाई और चौड़ाई को फिक्स्ड रखें तो। कोलिजन्स तो निश्चित निर्धारित है, कोलिजन्स कांस्टेंट है। तो उस कॉन्सेप्ट से ओम ने उठाया अपने लॉ के लिए कांस्टेंट, अपने लॉ के कांस्टेंट का चुनाव उन्होंने इस कॉन्सेप्ट से किया कि when free electrons are moving in metallic conductor, they are continuously colliding, and due to this collision charges are having obstruction in their flow, and this obstruction is fixed. This obstruction is constant at constant temperature. This obstruction is called as resistance. तो चलिए इसी constant ऑब्स्ट्रक्शन को हम अपने ओम्स लॉ का कांस्टेंट बना लेते हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे ओम्स लॉ का कांस्टेंट रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ से ये R निकल के आया जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। अब रेजिस्टेंस हमने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू कोलिजन्स, ठीक। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का अगर आप फॉर्मूला निकाले तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V/I आएगा। तो आप यहाँ से न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस कैन बी न्यूमेरिकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये न्यूमेरिकल परिभाषा होगी। अगर इस रेजिस्टेंस को आप कांस्टेंट बोल दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कांस्टेंट भी तो है ये रेजिस्टेंस। अगर इस रेजिस्टेंस को कांस्टेंट बोल दें तो ओम साहब क्या कहते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेशियो ऑफ V and I ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन भी ऐसे ही होता है। ओम्स लॉ ने अपने वेरिफिकेशन में भी V/I को ही कांस्टेंट करके दिखाया है, राइट। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन अभी मैं आपको इसी के बाद बताऊंगी, जिसमें आपको मैं करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से ओम ने इसको मैनेज किया कि हर रीडिंग्स के लिए उन्होंने V/I को सेम निकाल करके दिखाया, माने कांस्टेंट निकाल करके दिखाया। तो रेजिस्टेंस असल में वो कांस्टेंट है जिसे हम V/I के रेशियो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की खुद की प्रॉपर्टी होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। कॉपर की अपनी प्रॉपर्टी है, माने कॉपर का अपना एक रेजिस्टेंस है। सिल्वर की अपनी प्रॉपर्टी है, सिल्वर का अपना कोई रेजिस्टेंस है। माने हर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बहने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, जो कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की खुद की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। जैसे हम हर व्यक्ति के अंदर उसका जो नेचर होता है वो नेचर उसका खुद का प्रॉपर्टी है, राइट। हर व्यक्ति का नेचर डिफरेंट होता है, किसी के पास गुस्सा ज़्यादा है, किसी के पास गुस्सा कम है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये खुद की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, राइट। अच्छा, ये गुस्सा और ये हैप्पीनेस आप कह सकते हो, हाँ, ये जो नेचर बनाता है ये किन्हीं चीज़ों से प्रभावित भी तो होता है ना। तो जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस ये भी किन्हीं चीज़ों से प्रभावित होती है, ठीक। तो किन चीज़ों से ये रेजिस्टेंस
प्रभावित होता है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऑन व्हाट फैक्टर डज दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स। इसके पहले जरा सा मैं आपको आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस के बारे में 2-3 बातें और बता दूं कि अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, तो प्लीज आप सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस एंड न्यूमेरिकली इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। फिर आपको लिख देना है R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। इसके बाद आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की चर्चा ओम साहब ने की थी अपने लॉ में, जॉर्ज साइमन ओम। कैसे की थी वो मैंने भी आपको बताया। तो इन्होंने रेजिस्टेंस की चर्चा की थी, तो इन्हीं के ऑनर में रेजिस्टेंस की SI यूनिट हम ओम कहते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज ओम। ठीक, अच्छा ओम को डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर। एक ग्रीक लेटर होता है, ग्रीक लेटर भाई ग्रीक जैसे हम लोग के ABCD अल्फाबेट्स होते हैं वैसे ग्रीक्स के भी अपने अपने अल्फाबेट्स होते हैं। तो ग्रीक लेटर इसे कहते हैं ओमेगा। ठीक, ओमेगा, ओमेगा से ओम को डिनोट किया जाता है। जैसे अगर आपको किसी का रेजिस्टेंस बताना तो आप बोलोगे R इज इक्वल्स टू 5 ओम या आप बोल दो R इज इक्वल्स टू 5 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर ओमेगा। अच्छा, ये तो हो गया ऑनर के ऊपर रखा हुआ SI यूनिट। अब चलिए बात करते हैं कि हम लोगों को डिराइव करना भी तो सिखाया गया है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट कैसे डिराइव करते हैं। हमको पता है कि R इज इक्वल्स टू V अपॉन I होता है। तो SI यूनिट ऑफ R अगर हमसे पूछा जाए रेजिस्टेंस, तो हमको लिखना पड़ेगा SI यूनिट ऑफ वोल्ट अपॉन SI यूनिट ऑफ करंट। ठीक, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होती है वोल्ट और SI यूनिट ऑफ करंट होती है एम्पियर। तो यहां से हमको डिराइव्ड यूनिट मिली किसकी, रेजिस्टेंस की। क्या मिली, वोल्ट पर एम्पियर, है ना। तो हमने तो SI यूनिट निकाला वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन ऑनर में हमको SI यूनिट ओम बताना है। तो अब हम क्या करें, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की 2 SI यूनिट कैसे हो सकती है, हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। सपोज करिए आपके स्कूल का नाम है सपोज आपके स्कूल का नाम क्या बताऊं मैं, आपका नाम चलिए श्याम बता दिया मैंने, आपके स्कूल का नाम है श्याम और घर का नाम आपका है चिंटू। तो अब श्याम और चिंटू एक ही व्यक्ति के 2 नाम है, कैसे पॉसिबल है ये, हम पॉसिबल करके दिखाते हैं। तो बताइए श्याम और चिंटू के बीच में क्या रिलेशन है, एक श्याम बराबर एक चिंटू, राइट। तो इसी तरीके से किसी एक बंदे की 2 SI यूनिट भी तो हो सकती हैं। ये ऑनर वाली हो गई, ये डिराइव्ड वाली हो गई, तो कह दीजिए 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर, मामला खत्म हो गया। हमने क्या किया, दोनों नामों को बराबर कर दिया। हमने क्या दिया कि आप 1 ओम के बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर कर दीजिए। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 1 ओम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स को देखा है तो मैंने आपको अपने पुराने लेक्चर में सिखाया है कि 1 की परिभाषा कैसे बनाई जाती है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज 1 ओम, राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। अब 1 ओम की परिभाषा आपको बतानी है, तो सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है कि भैया ओम किसकी यूनिट होती है। तो आपका दिमाग कहेगा कि ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरा सवाल, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखेंगे R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तीसरी बात, अगर LHS में R को 1 ओम प्राप्त करना चाहते हैं तो RHS में बैठे V अपॉन I को भी 1 करिए। 1 करने की बहुत सारी संभावना है। 1 RHS का 1 आप कई नंबरों का प्रयोग करके कर सकते हैं। आप यहाँ 2 कर दीजिए तो भी आंसर बनाएगा, यहाँ 5 कर दीजिए तो भी आंसर बनाएगा। लेकिन हम ऐसा काम 1 से करते हैं, मीन्स हम यदि वो V बराबर 1 वोल्ट कर दिया जाए और I बराबर 1 एम्पियर कर दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में R इज
ओम कब आई? जब हमने V को 1 वोल्ट और I को 1 एम्पियर किया। मैं फिर आपसे बता रही हूँ कि आपके मन में ये ज़रूर आ रहा होगा कि मैम हम केवल 1 ही क्यों लें, हम और किसी नंबर को क्यों ना लें? तो इसका जवाब बस मैं इतना ही दूंगी कि बेटा 1 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। 1 एक खास नंबर होता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो या किसी से भी डिवाइड कर दो, वो नंबर को प्रभावित नहीं करता। इसलिए हम 1 का प्रयोग कर रहे हैं और हम जितनी भी 1 की परिभाषाएं बनाते हैं वो 1 से बनाते हैं। ये अजम्पशन है, ये हमने माना है, ठीक है। आप मान के कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि हमेशा आप 1 का ही प्रयोग करिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाएगा तब आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट तब भी सही रहेगा। आप 1 रख करके देखिए, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, आपको RHS में 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज 1 ओम? अब यहीं से आप अपनी परिभाषा पिरो लीजिए कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्टेज का हो और 1 एम्पीयर की करंट बह रही हो, तो उस सर्किट में ऑब्स्ट्रक्शन माने कि रेजिस्टेंस 1 ओम का कहलाएगा। व्हाट इज 1 ओम? इफ 1 ampere of current is flowing through a conductor having potential difference of 1 volt, then the resistance in the circuit, then the resistance offered by the circuit is called as 1 ohm, ठीक है। तो 1 ohm की परिभाषा बिल्कुल वैसे मैंने आपको बताया जैसे मैंने आपको 1 कूलम बताया था, जैसे मैंने आपको 1 एम्पियर बताया था। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रेजिस्टेंस। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि what are the factors depending resistance? What are the factors depending resistance? एक बात मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं तो कुछ शब्द आप अपने दिमाग में जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही बैठा लीजिए, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। जैसे जब भी आप रेजिस्टेंस शब्द सुनिए, आप रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ना सुनिए, आप रेजिस्टेंस को रुकावट सुनिए। जब आपके सामने रेजिस्टेंस का कोई प्रश्न आए तो आपको क्या निकालना है? आपको रुकावट निकालनी है, आपको ऑब्स्ट्रक्शन निकालना है। रेजिस्टेंस को रुकावट शब्द से ही समझिएगा हमेशा। जब भी रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा आपको रुकावट समझना है। और रुकावट का उल्टा क्या होता है? रुकावट माने दुविधा, दुविधा का उल्टा होता है सुविधा, राइट। रेजिस्टेंस माने रुकावट और रुकावट का उल्टा होता है सुविधा, माने रुकावट माने बाधा और बाधा का उल्टा सुविधा। तो रुकावट को रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो सुविधा को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, ठीक। ये कंडक्टेंस कहाँ से आया? अब रेजिस्टेंस आया है तो कंडक्टेंस तो आएगा ही। जरा देखिए मैंने कंडक्टेंस कहाँ से लाया, ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, लेकिन जरूरी है ये आपको समझना कि रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से आया है, तो कंडक्टेंस कहाँ से आएगा? कंडक्टेंस भी ओम्स लॉ से ही आएगा। कैसे आएगा? देखिए, जब हमने V प्रोपोर्शनल टू I किया था तो हमको कांस्टेंट I के साथ लगाना पड़ रहा था, तो यहाँ हमने कांस्टेंट लगाया R। लेकिन अगर यही बात हम I प्रोपोर्शनल टू V करके लिख दें तो भी तो ओम्स लॉ ही है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसे में समस्या बस इतनी आएगी कि अब कांस्टेंट हमको V के साथ लगाना पड़ेगा, ठीक। अब हम कौन सा कांस्टेंट लगाएं? देखिए हम अभी कांस्टेंट लिख दे रहे हैं, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम कौन सा कांस्टेंट लगाएं। जब हमने I प्रोपोर्शनल टू V किया तो I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स V होगा, तो कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा I अपॉन V, राइट। हमने फॉर्मूला निकाल लिया, कांस्टेंट बराबर I अपॉन V आ गया। अब आप देखिए यहाँ से R बराबर V अपॉन I आ रहा है, यहाँ से R बराबर V अपॉन I आ रहा है, और यहाँ से कांस्टेंट बराबर I अपॉन V आ रहा है। अच्छा, V अपॉन I को I अपॉन V में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। रेसिप्रोकल कर दीजिए। अगर आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक, राइट। आपने RHS को रेसिप्रोकल किया तो LHS को भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि I अपॉन V बराबर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस का उल्टा, और रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। तो यहाँ देखिए आप I अपॉन V आ रहा है, माने ये 1 अपॉन R के बराबर है, और 1 अपॉन R बराबर होता है कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस भी ओम्स लॉ से ही आया है, रेजिस्टेंस भी ओम्स लॉ से ही आया है। फर्क बस इतना है कि रेजिस्टेंस बराबर V/I होता है और कंडक्टेंस बराबर I/V होता है। रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम होती है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम होती है और कंडक्टेंस की SI यूनिट होती है साइमन। इसका सिंबल होता है सिग्मा। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है साइमन, इसका सिंबल होता है सिग्मा, ये सिग्मा है, ठीक। और ये हमने आपको बता ही दिया। ये सब थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें थी जो बताना बहुत ज़रूरी था बिफोर आई स्टार्ट दिस फैक्टर्स डिपेंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारी एक्स्ट्रा बातें हैं, इनको आप प्लीज़ जल्दी से अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए कि कंडक्टेंस आया कहाँ से। कंडक्टेंस आया है ओम्स लॉ से। तो अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वही जो हमने अभी आपसे कहा कि फैक्टर्स डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। व्हाट आर द फैक्टर्स डिपेंडिंग रेजिस्टेंस? अच्छा, फैक्टर्स डिपेंडिंग रेजिस्टेंस एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हम इस टॉपिक को अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतनी चीज़ें रिवाइज करिए और एब्जॉर्ब करने का प्रयास कीजिए जितनी बातें हमने आपको बताई हैं, ठीक है। ढेर सारी बातें, ढेर सारी चर्चा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।